हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 की, जिसमें हमें पढ़ना था कीमोथेरेपेटिक एजेंट। पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे, पार्ट सेकेंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट फर्स्ट देखे, तभी उसको पार्ट 2 समझ आएगा। साथ के साथ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एमसीक्यू की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखते हैं आज हमें इस वीडियो में कौन कौन से अपने टॉपिक क्लियर करने हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम एक बार सिलेबस की बात करेंगे। अगर मैं आपको पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो हमने कीमोथेरेपेटिक एजेंट पढ़ लिया था, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट की बात कर ली थी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जिसमें हमें पढ़ना है मैक्रोलाइड्स के बारे में, टेट्रासाइक्लिन के बारे में, सल्फोनामाइड्स के बारे में, एंटी ट्यूबरकुलर के ड्रग के बारे में, एंटी फंगल ड्रग के बारे में। और ये जितनी भी आपको यहाँ पे ड्रग्स दिख रही हैं ये क्या है? कीमोथेरेपेटिक एजेंट है। अब कीमोथेरेपेटिक एजेंट क्या होता है ये मैं पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डायरेक्टली पार्ट सेकंड यहाँ पे देख रहा है तो उसको ऐसे समझ नहीं आएगा, उसको पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट ड्रग आती है दैट इज मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स क्या होते हैं और इनका नाम मैक्रोलाइड्स क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर आप इसका ओपन स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, इसके स्ट्रक्चर में शुगर के साथ अटैच होती है, इसीलिए इसको मैक्रोलाइड्स बोला गया है। ठीक है, ये किस टाइप की मेडिसिन है? तो डेफिनेटली सी बात है ये एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को किल करती है। तो मैक्रोलाइड्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग यूज टू मैनेज एंड ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्योंकि एंटीबायोटिक्स है तो ये क्या करेगी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट इसमें है ये क्या करता है, कभी कभी इसका जो यूज होता है स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। और ओटिटिस मीडिया, ओटिटिस मीडिया क्या होता है? ये जो एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जब क्या होता है पर्टिकुलर ईयर के बीच में, यानी कि ईयर कान के मिड में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे बोला जाता है ओटिटिस मीडिया इन पैडियाट्रिक पेशेंट। यानी कि इसमें भी इसको यूज किया जाता है जब पैडियाट्रिक के पेशेंट होते हैं जो जिनके ईयर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी मैक्रोलाइड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोलाइड्स। तो इसको 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, फर्स्ट इज मैक्रोलाइड्स और सेकंड इज कीटोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स कौन कौन से होते हैं? इरिथ्रोमाइसिन, सबसे फर्स्ट मैक्रोलाइड्स का जो डिस्कवर हुआ था दैट इज इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये कहाँ से डिराइव्ड होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रोसिस, वहां से ये क्या होता है? डिराइव्ड होते हैं। तो आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, ये सबसे फर्स्ट मैक्रोलाइड से डिस्कवर हुआ था जो। ठीक है, कब डिस्कवर हुआ था? 1950 में ये डिस्कवर हुआ था। इसको भी आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो ये जो हमारा इरिथ्रोमाइसिन है सबसे फर्स्ट मैक्रोलाइड से, और कब डिराइव्ड हुआ था? 1950 में ये डिस्कवर हुआ था। ठीक है, कहाँ से डिराइव्ड होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रोसिस एक बैक्टीरिया होता है जहां से ये डिस्कवर होता है। ठीक है, और ये किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे ये काम करता है? तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक पे काम करता है। ठीक, अगर हाई कंसंट्रेशन होगा तो बैक्टीरिया को किल कर देगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लेरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन सबसे कॉमन ड्रग है, सब आपने नाम भी सुना होगा, रॉक्सीथ्रोमाइसिन और स्पाइरामाइसिन। नेक्स्ट आते हैं कीटोलाइड्स। कीटोलाइड्स में एक फॉर्म आती है ड्रग की टेलिथ्रोमाइसिन। 1 बाय 1 की बात करेंगे। अब सबसे फर्स्ट ड्रग जो इसमें आती है दैट इज इरिथ्रोमाइसिन। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, जिसका जो डिस्कवर है वो कब हुआ था? 1950 में ये डिस्कवर हुई थी। और इसका जो यूज होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में को ठीक करने में किया जाता है। कभी कभी इसका जो यूज है एक्ने को ठीक करने में भी किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन नेक्स्ट ड्रग है, ये क्या है? न्यू मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है, जिसका जो यूज है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। और कभी कभी इसका जो यूज है वो ट्रैवलर डायरिया को ठीक करने में भी किया जाता है। अब ट्रैवलर डायरिया क्या होता है? जब कोई पर्सन ट्रैवल करता है और पब्लिक टॉयलेट यूज करता है तो अनहाइजीन के कारण जो उसको डायरिया कोज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रैवल डायरिया, और इसका जो टाइम इंटरवल रहता है वो 10 डेज का रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये भी क्या है? एक टाइप की न्यू मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है, जिसका जो यूज होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ठीक करने के साथ साथ कभी कभी इसका स्टमक अल्सर को भी ठीक करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेलिथ्रोमाइसिन।
कैलिथ्रोमाइसिन इज ऑल्सो न्यू मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, जिसका जो यूज है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है और कभी कभी कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया को ठीक करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है स्पायरामाइसिन। ये क्या है, मैक्रोलाइडिक एंटीबायोटिक्स है जिसका जो यूज होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में ठीक करने में किया जाता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, तो ये एक टाइप का इन्फेक्शन है जो टॉक्सोप्लाज्म गोंडी पैरासाइट्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये किस कंडीशन में उसे होता है, जैसे कोई पर्सन अनकुक मीट खा लेता है तो उस कंडीशन में हो सकता है, यानी कि प्रॉपर पका के अगर नहीं खाते हैं मीट को, जो नॉनवेज खाते हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन खा लेती है तो उसके बेबी को भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज की। तो सबसे पहले बात करते हैं इरिथ्रोमाइसिन की डोज की। अडल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 250 टू 500 mg ऑरली एवरी 6 आवर हम इसको यूज कर सकते हैं, और 500 टू 1000 mg ऑरली एवरी 12 आवर्स तक हम इसको यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रंस की अगर बात करूं तो 30 टू 50 mg पर केजी पर डे में हम इसको खा सकते हैं, चिल्ड्रंस को दे सकते हैं, और ये जो डोज है वो उसको डिवाइड करके भी आप यूज कर सकते हो पर डे में। एजिथ्रोमाइसिन की अगर मैं बात करूं तो अडल्ट्स में 500 टू 1000 mg ऑरली वंस डेली फॉर 3 टू 5 डेज तक हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि इतना mg आपको डेली यूज करना है और कितने दिन तक करना है, 3 टू 5 डेज तक इसको यूज करना है। चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूं तो सिंगल डोज यानी कि 10 टू 30 mg पर केजी पर डे, यानी कि एक दिन में इतना mg आपको प्रोवाइड कराना है, और इसकी जो डोज होगी वो कितने दिन के लिए होगी, 3 टू 5 डेज के लिए होगी, सिंगल डोज होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशन की। तो ब्रोंकाइटिस में दे सकते हैं, न्यूमोनिया में यूज कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यूज इन स्टमक अल्सर। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं तो हाइपर सेंसिटिव कोज हो सकती है, लिवर और किडनी डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन नेम से डिफाइन हो रहा है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, ठीक है, और साइक्लिन का मतलब यानी कि इसमें 4 साइक्लिन रिंग क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। टेट्रा यानी कि 4, और साइक्लिन का मतलब क्या हो गया, साइक्लिन का मतलब होता है साइक्लिन रिंग। तो जब आप इसको ओपन स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें 4 साइक्लिन रिंग प्रेजेंट होगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया, टेट्रा साइक्लिन बोला गया। अब यूजेस से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके लिए जान लेते हैं, जैसे कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये 1948 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ। कब हुआ, 1948 में। आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं 1948, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इस टाइप से ही बनते हैं। ठीक है, कहाँ से ये ऑब्टेन हुआ, तो ये सॉइल एक्टिनोमाइसेट से ऑब्टेन हुआ। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी में एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसको बोला जाता है एक्टिनोमाइसेट्स, तो वहां से ये क्या हुआ, ऑब्टेन हुआ। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसको क्या बोला जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी बोला जाता है। अब यूजेस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली सी बात है, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है इसका यूज, जैसे कि न्यूमोनिया, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, certain type of infection of skin, eyes infection, lymphatic, intestinal, urinary infection, इस टाइप के इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो यूज्ड विद अदर मेडिकेशन, यानी कि किसी और मेडिकेशन को कंबाइन करके इसका जो यूज होता है एक्ने में भी किया जाता है, एक्ने को ठीक करने के लिए। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन विल नॉट वर्क फॉर कोल्ड, फ्लू और अदर वायरल इन्फेक्शन। डेफिनेटली सी बात है, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, वायरल इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगा। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जनरेशन के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी मेडिसिन आती है, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। अब इनका जो नेम है वो किसके ऊपर रखा है, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर रखा गया। जब आप इनको केमिस्ट्री में, आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इनके ओपन स्ट्रक्चर, तो उनके ही बेसिस पे इनका नाम रखा गया है, एक्रोमाइसिन, ठीक है, उसके बाद न्यूमाइसिन और पेनमाइसिन। सेकेंड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो डॉक्सीसाइक्लिन, वाइब्रामाइसिन, एडोक्सा, मोनोडॉक्स। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो टाइगेसिलिन और टाइगेसिल। तो पर्टिकुलर इनका जो नेम है, ये अपने नेम को डेफिनेटली डिफाइन करते हैं। 1 बाय 1 की बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है डोज कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। टेट्रासाइक्लिन की जो डोज कैलकुलेशन है अडल्ट्स के लिए 250 टू 500 mg एवरी 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटों में हम इसको यूज कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन जिसका जो यूज है 100 mg ट्वाइस ए डे, यानी कि एक दिन में 2 बार, और 200 mg एक दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं। माइनोसाइक्लिन
100 to 200 mg एक बार या फिर 2 बार एक दिन में यूज कर सकते हैं, जैसे भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो। इंडिकेशन में एक्ने में यूज कर सकते हैं। नॉन गोनोकोकल यूराइथ्रिस, ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जो यूरिनरी में हो सकता है, यूरेथ्रा में कोज हो सकता है और यूरिन में इन्फेक्शन शो होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शन, लिम्फेटिक, इंटेस्टाइनल, यूरिनरी इन्फेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी में हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि मदर को हिपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारा फीटल है उसके जो टीथ है वो डिसकलरेशन हो सकता है, यानी कि कलर नहीं रहेगा, येलो और ब्राउन कलर शो हो सकता है उसके टीथ का, और उसकी जो लॉन्ग ग्रोथ उसकी जो बोन्स की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, तो हम इसको प्रेगनेंसी में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो यंग चिल्ड्रंस में नहीं दी जाती क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें जो कैपेसिटी होती है ये टीथ को डिसकलर कर देता है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस टीथ का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है दिस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पर्सन हु हैव शो हाइपर सेंसिटिव। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिव है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। इवन कोई भी टेट्रासाइक्लिन हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को रीनल फेलियर है तो भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। अगर पर्टिकुलर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हिपेटिक डायस्फेक्शन कर सकता है, तो हम रीनल कंडीशन में इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग आती है दैट इज सल्फोनामाइड। नेम से डिफाइन हो रहा है, सल्फर और एमाइड का कॉम्बिनेशन रहेगा जब आप ओपन स्ट्रक्चर इसको देखेंगे। सल्फोनामाइड और सल्फर ड्रग जो होती है वो एंटीबायोटिक्स क्लास से बिलोंग करती है, जो उन बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं बॉडी में। उसके बाद ये क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो क्या करती हैं, पर्टिकुलर बैक्टीरिया इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं, ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, सल्फोनामाइड जो होता है उसमें बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, ये सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ में और उनकी एबिलिटी में इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक बोला जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन इनके एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे शॉर्ट एक्टिंग यानी कि कुछ टाइम के लिए, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड और टॉपिकल सल्फोनामाइड, जो हम टॉपिकल यूज करते हैं, स्किन के ऊपर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, जिसमें क्या होता है, सल्फरडाइजीन सबसे कॉमन ड्रग है। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड में हमारी सल्फरडिमाइडीन हमारी सबसे कॉमन ड्रग है। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग में सल्फरडॉक्सिन सबसे कॉमन ड्रग है। टॉपिकल में सिल्फर सल्फरडाइजीन सबसे कॉमन ड्रग है, आप इसको यूज भी करते होंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होता है। वन बाय वन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्टिकुलर ड्रग की डोज एक्शन की। तो शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड में जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि सल्फेसोक्साजोल, ये 500 to 1000 mg ऑरली यूज करते हैं और एक दिन में 2 से 4 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सल्फामिथोक्साजोल 800 mg हम ऑरली इसको यूज करते हैं और दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सल्फरडाइजीन 1 to 1.5 ग्राम हम इसको ऑरली यूज करते हैं और 3 to 4 टाइम हम डेली यूज इसको कर सकते हैं डे में। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड, जैसे सल्फा डाइमेडीन 500 से 1000 mg हम इसको ऑरली यूज कर सकते हैं और 3 से 4 टाइम यानी कि एक दिन में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सल्फामिथाजीन 1 ग्राम हम इसको यूज कर सकते हैं और एक दिन में 2 बार हमें इसको यूज करना होता है। नेक्स्ट, सल्फामिक्सोजोल 1 से 2 ग्राम हम इसको यूज कर सकते हैं ऑरली और डेली डिवाइड कर सकते हैं इसको डोज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, जिसमें हमारा सल्फरडॉक्सिन आता है 1 ग्राम हम ऑरली सिंगल डोज इसको यूज करते हैं एक दिन में। नेक्स्ट हमारा आता है सल्फामिथॉक्सी पायरिडीजिन 500 mg हम इसको ऑरली यूज कर सकते हैं और एक दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सल्फासेलाजीन 1 से 2 ग्राम ऑरली हम इसको यूज कर सकते हैं और ये भी डेली इन डिवाइडेड डोज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि पर्टिकुलर ड्रग का जो डोज कैलकुलेशन मैंने आपको भी बताई है, ये डेफिनेटली सी बात है ये डोज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, बट जब भी आप इनको यूज करें तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसर्न करें और प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको यूज करें। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिकेशन।
इंडिकेशन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, मलेरिया में यूज कर सकते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस यूज कर सकते हैं। अब टॉक्सोप्लाज्मोसिस मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कौन सी कंडीशन होती है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं बता चुकी हूँ एक बार। ठीक है, अर्थराइटिस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑटिटिस मीडिया ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर आप ये डायरेक्टली वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा बैक जाइए, उसके बाद आपको ऑटिटिस मीडिया मिलेगी। वैसे मैं बता देती हूँ कि जब हमारे जो एयर में मिड में इन्फेक्शन होता है, कान के मिड में बीच में इन्फेक्शन होता है, डेट इज कॉल्ड ऑटिटिस मीडिया। उसके बाद डायरिया में हम इसको यूज कर सकते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एलर्जी में नहीं यूज करेंगे, रीनल इंपेयरमेंट में नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नेम से डिफाइन हो रही है कि ये क्या करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है वो एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जो यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज में। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है और ये काफी लंबे टाइम तक अगर चलते हैं, डेट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। ये क्या है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये कॉज होता है। इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस कौन से पर्टिकुलर बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो कौन सा है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। 3 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग और एक होते हैं सेकेंड लाइन ड्रग। अब फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर हाई एंटी ट्यूबरकुलोसिस इफिकेसी रखती है, यानी कि इनका जो इफेक्टिव पोर्शन होगा वो हाई होगा और इनकी जो टॉक्सिसिटी होगी वो लो होगी। इसीलिए सबसे पहले जो कॉमन होता है वो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। सेकेंड लाइन ड्रग कौन सी होती है, इनका जो इफेक्ट होगा, इफिकेसी होगी वो लो होगा बट टॉक्सिसिटी हाई होगा, इसीलिए इनको बहुत नॉर्मल टर्म में हम इसको यूज करते हैं, यानी कि जब हमें इनके बिना काम ना चले या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग ठीक नहीं कर पा रही है उस पर्टिकुलर कंडीशन में, तब हम इसको यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो हाई होती है। तो फर्स्ट देखेंगे, जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग में आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन का नाम आपने बहुत सुना होगा। सेकेंड लाइन ड्रग में आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन का नाम सुना होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद कुछ अदर ड्रग है जो कंबाइन में यूज होती हैं, जैसे लाइंजोलाइड हमारी क्या है, सबसे कॉमन ड्रग है। डोज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बाद हम किसकी बात करेंगे, डोज की। तो आइसोनियाजिड को हम अडल्ट्स में कितना देते हैं, जो अडल्ट्स की डोज होती है, सबसे पहली बात तो इनकी जो डोज होती है वो बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड होती है, तो आप ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते हैं बिना बॉडी वेट किए। अडल्ट्स में जो डोज कैलकुलेशन होता है वो 5 mg पर केजी टू 15 mg पर केजी होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम 300 mg पर डे। पेडियाट्रिक डोज कितनी होती है, 10 mg पर केजी टू 20 mg पर केजी और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 300 mg पर डे। रिफेम्पिसिन की डोज अडल्ट बात करूं तो 10 mg पर केजी टू 20 mg पर केजी वे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 600 mg पर डे एक दिन में, यानी कि आप 600 mg तक यूज कर सकते हैं। पेडियाट्रिक डोज वही सेम रहेगी, 10 mg पर केजी टू 20 mg पर केजी बॉडी वेट, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 600 mg पर डे। नेक्स्ट हमारा आता है इथम्ब्यूटोल। इथम्ब्यूटोल की डोज अडल्ट में 15 से 25 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 1200 mg एक दिन के लिए। पेडियाट्रिक डोज सेम होगी। ठीक है, पायराजिनामाइड की डोज अडल्ट में कितनी होगी 15 mg पर केजी टू 30 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और मैक्सिमम कितना लेवल आप रख सकते हो 2000 mg पर डे। पेडियाट्रिक डोज सेम रहेगी। ठीक है, इंडिकेशन की अगर बात करूं तो ट्यूबरकुलोसिस में हम इसको यूज कर सकते हैं, गॉचर डिजीज में हम इसको यूज करते सकते हैं। ये एक टाइप की जेनेटिक डिजीज होती है, वैसे तो बहुत रेयर है, जो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि पर्टिकुलर एंजाइम जो मिस हो जाते हैं, जो किसका ब्रेक डाउन करते हैं, लिपिड्स वगैरह का ब्रेक डाउन करते हैं, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो एंजाइम इसमें मिस हो जाते हैं। उसके बाद मायोबैक्टीरियम एवियम के थ्रू जितने भी इन्फेक्शन होंगे उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक,
मसल्स जॉइंट पेन, अपसेट स्टमक, स्टमक का डिसबैलेंस होना और हार्ट बर्न, ये क्या है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी फंगल ड्रग। अब ये तो कॉमन सी चीजें नेम से डिफाइन हो रहा है कि जो हम फंगल में यूज करते हैं यानी कि दांत खाद खुजली, उसमें हम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, तो एंटी फंगल मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। जब आपकी बॉडी में कहीं पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसमें एंटी फंगल ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे हो सकते हैं, लाइक स्किन में फंगस हो सकता है, ठीक है, हेयर में हो सकता है, नेल्स में होता है, अनहाइजीन के कारण भी हो सकता है या किसी फंगस के इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन मोस्टली क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स में कहीं भी आपको शो हो सकता है। ठीक है, जैसे कि स्किन में हो गया, नेल्स में हो गया, हेयर में हो गया, माउथ में भी हो सकता है, थ्रोट में भी हो सकता है। तो फंगस जो है वो अपना इन्वॉल्वमेंट कहीं भी शो कर सकता है बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद कुछ फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, मतलब कुछ नहीं सारे ही सीरियस होते हैं, लेकिन अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो डेफिनेटली सी बात है कि सीरियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आपका इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट डालने लगते हैं। तो इसीलिए आपको मेडिकल कंडीशन का यूज उसमें डेफिनेटली सी बात है करना है। तो हम लोग जब भी हमें फंगस का इन्फेक्शन होते हैं तो हम एंटी फंगल ड्रग्स यूज करते हैं। तो डेफिनेशन साफ सीधी बन जाती है कि एंटी फंगल ड्रग वो ड्रग होती है जो हम फंगस को ठीक करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लासिफिकेशन को किस टाइप से आप याद करेंगे, फिर से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आप कैटेगरी याद कीजिए, जैसे पॉलिन्स हो गया, एजोल्स हो गए, ट्राइजोल्स हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैटेगरी याद रखना है। अब आपको इन ड्रग्स में देखना है कि आपने अपनी कॉमन लाइफ में कौन कौन से ड्रग के बारे में नाम सुना है, क्योंकि केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी। तो जैसे क्लासिफिकेशन, अब एम्फोटेरिसिन बी क्या है, एंटीबायोटिक्स है, तो एम्फोटेरिसिन बी हमने बहुत कॉमन ड्रग है जो मतलब यूज हम करते ही करते हैं। इमिडाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल सबसे कॉमन ड्रग है, जितनी भी हमारी स्किन पे अप्लाई होती है क्रीम जो आप फंगस में यूज करते हो। जब फंगस में क्या हो जाता है, दांत खुजली हो जाती है, तो हम सबसे ज्यादा टर्म इसी के यूज करते हैं, फ्लूकोनाजोल की क्रीम्स आती है। ठीक है, टर्बिनाफाइन कंबाइन में आता है, तो इसको भी हम यूज करते हैं। उसके बाद कैप्सोफंजिया सबसे ज्यादा कॉमन ड्रग है। ठीक है, और अदर में हमारा आता है ग्रिसियोफुल्विन। तो ये कौन कौन सी ऐसी कॉमन ड्रग हैं जो आपने अपनी कॉमन लाइफ में यूज की हैं, तो सबसे पहले हम उनको याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कीटोकोनाजोल हो गया, ये भी बहुत कॉमन ड्रग है। उसके बाद मिकोनाजोल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर जो ये कैटेगरीज है इनमें इनको डिफाइन कर देंगे। ये तरीका होता है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के क्लासिफिकेशन को याद रखने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज कैलकुलेशन की। फ्लुकोनाजोल की जो डोज रखेंगे 150 से 400 mg ऑरली वंस डेली, यानी कि एक दिन में एक। इट्रोकोनाजोल 200 से 400 mg, पोसेकोनाजोल 300 mg दिन में 2 बार। एम्फोटेरिसिन बी आईवी के थ्रू देंगे, एंटीबायोटिक से रेंज कितनी रहेगी 0.3 टू 1.5 mg पर केजी पर डे। उसके बाद कैप्सोफंजिया 70 mg आईवी के थ्रू देंगे, और उसके कैसे देंगे, फर्स्ट डे ऑन द वंस, यानी कि स्टार्टिंग का फर्स्ट डे। टर्बिनाफाइन 200 mg देंगे, ऑरली देंगे, दिन में एक बार देंगे, 2 से 4 वीक तक देंगे। इंडिकेशन की अगर बात करूं तो फंगल इन्फेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ओनिकोमाइसिस एक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारे नाखूनों में होता है, उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में होता है क्या है कि जो फंगस होता है वो नेल को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइना कैप्टिस, ये भी एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारे स्कल्प में होता है, यानी कि बालों के पास इसमें बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और एक रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है इस स्कल्प पे। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं, हाइपर सेंसिटिव में नहीं देंगे, हिपैटिक डायसफंक्शन में नहीं देंगे, एंडोक्राइन और फर्टिलिटी प्रॉब्लम शो हो सकती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, जिसमें हमें पढ़ना है एंटीवायरल ड्रग, एंटीएमेबिक ड्रग, उसके बाद एंथेलमाइटिक्स, एंटी मलेरिया एजेंट और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. If you have any question and query, then ask me in comment box. Thank you so much.